नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही है, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए। दोस्तों, इससे पहले हमने सीजीएल के ऊपर 11 या 12 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है। आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे। तो जिनको भी एग्जाम देना है सभी बातों को ध्यान से सुनेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत करेंट अफेयर के क्वेश्चन की वेटेज ज़्यादा है, क्योंकि मैंने स्टैटिक्स लगभग जितना मुझे पढ़ाना चाहिए मैंने सब पढ़ा दिया आप लोगों को। सीजीएल के प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, एनालिसिस के माध्यम से, या फिर कोई और जो है वीडियो के जो शीर्षक हैं उनके माध्यम से। देखिए, वीडियो शीर्षक से जो है बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर एमपी की पुलिस की करवाइए, पंजाब की पुलिस की करवाइए, या फिर जो भी स्टेट लेवल की एग्जाम होती है उनकी करवा दीजिए। मैंने आपसे कहना है कि भाई, जहाँ भी जीके जीएस की क्वेश्चन पूछी जाती है, आप मेरे क्लास में अगर 10 मिनट टाइम स्पेंड करते हो, यकीन मानिए ये 10 मिनट आपके कहीं और के जगह से, है ना, 5 गुना ज़्यादा बेहतर है ना। कहीं और अगर आप 50 मिनट स्पेंड करोगे तो ये 10 मिनट, है ना, इनके तुलना में काफ़ी मतलब बराबर बैलेंस है ना। तो आप जो है बिल्कुल शक न करें, जो कंटेंट दे रहा हूँ वो पढ़िए। आप जहाँ भी एग्जाम देंगे, जहाँ भी जीके जीएस पूछी जाती है, आपको हर जगह फ़ायदा ही फ़ायदा पहुँचाएगा। यानी आपके टाइम का जो वैल्यू है, इनको पूरा जो है आपको मैं निकाल के दूंगा, है ना, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, है ना। पहला जो प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय बाघ हनुमान का 5वां चक्र का आयोजन किस विश्वविद्यालय में किया गया। देखिए, इसमें जो है पीएम मोदी साहब शरीक हुए थे। तो ये वाली क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है करंट अफेयर से। अभी अभी आपने सीएचएसएल के एग्जाम में देखा कि किस राज्य में बाघ डेथ रिपोर्ट, इस प्रकार की बात जो है आपसे पूछी गई थी। तो बाघ से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि भाई बाघ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। हम नामीबिया से ले आए चीता, तो आप समझ रहे हैं ना कितने ज़्यादा मतलब प्रोटेक्ट है यहाँ पे, मतलब ज़्यादा लगाव है हमें ये जीव जंतुओं से। तो भाई क्वेश्चन आएंगे बाघ से, है ना। तो भैया ये मैसूर विश्वविद्यालय में जो है आपका आयोजन किया गया था, है ना। इस प्रकार का जो प्रोजेक्ट टाइगर 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जो मतलब रखा गया था बाघ हनुमान, है ना, ये कहाँ पे रखा गया था, तो मैसूर विश्वविद्यालय में। रिपोर्ट जारी करने का काम जो है नरेंद्र मोदी साहब ने किए थे, ठीक है। इसके अलावा देश में 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है। तो ये बात स्टैटिक्स फॉर्म से ध्यान रखेंगे, है ना, कि कब होती है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। तो ये आपका 1 अप्रैल 1973 से होती है, ठीक है। इसके अलावा जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी तो उस समय देश में 9 टाइगर रिजर्व थे और 263 बाघ थे। वर्तमान में देश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये 53 टाइगर रिजर्व हैं और बाघों की संख्या 3167 के करीब है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखेंगे, एमपी को बाघ स्टेट कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है ये पैंथेरा टिग्रिस है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, क्यों नहीं पूछा जा सकता भाई कि भारत में कितने टाइगर रिजर्व है, कितने बाघ आरक्षित क्षेत्र है, क्यों नहीं पूछा जा सकता बताइए। जब जैव आरक्षित क्षेत्र पूछा जाता है ना, जब कृषि जलवायु जोन पूछा जाता है, तो ये क्यों नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो इसे भी ध्यान रखें, है ना। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी 2023 के उप विजेता, अच्छा, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व की बात आती है तो ध्यान रहे, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है ये आपका हो जाएगा जी श्री नागा अर्जुन सागर, है ना। नागा अर्जुन सागर कहाँ पे है ये, श्री सैलम आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। देखिए, श्री सैलम से कंफ्यूज नहीं होना है, एक तो है श्री सैलम जगह का नाम, ठीक है, श्री सैलम एक जगह का नाम है, और एक वो सलेम जगह का नाम है। तो सलेम जो है ना ये तमिलनाडु के अंदर है, और श्री सैलम जो है ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो नागा अर्जुन जो प्रोजेक्ट टाइगर की जो है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, ये आपका श्री सैलम एपी आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है, ठीक है। संतोष ट्रॉफी 2023 के उप विजेता कौन है। देखिए, संतोष ट्रॉफी जो है ये मतलब इतने इंडिया में लोग याद नहीं रखते। इंडिया में किसको याद रखते हैं, क्रिकेट को जो है पूरा याद रहेगा। अब बताइए, मैं ऐसे ऐसे बच्चे को जानता हूं जिनको अपनी सिग्नेचर सही से करने नहीं आता, लेकिन आईपीएल का उनको पूरा रिकॉर्ड याद है ना।
ये मेरे साथ में मेरे गांव में मैं देखता हूँ ऐसे कि भाई मैं बताता ही रहता हूँ, उससे पहले बता देता है ना। और मैं जहां तक जानता हूँ कि वो 10th भी पास नहीं है, ठीक है। तो क्रिकेट के बहुत चाहने वाले, लेकिन ये जो छोटे छोटे ट्रॉफी है, मतलब छोटे छोटे क्या है तो बड़े बड़े, लेकिन गुमनाम चिन्ह मतलब इतने नहीं है, गुमनाम टाइप से रहते हैं इंडिया के अंदर। तो संतोष ट्रॉफी 2023 के उपविजेता कौन है भैया? मेघालय। इसके विजेता कौन रहे? तो कर्नाटक। इसे भी ध्यान रखेंगे, कर्नाटक जीते हैं मेघालय को हरा के। संतोष ट्रॉफी 2023 किससे संबंधित है दादा? फुटबॉल से संबंधित है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा फाइनल मुकाबला कहाँ पे हुआ था संतोष ट्रॉफी का? तो भैया फाइनल मुकाबला सऊदी अरब के रियाद में हुआ था, है ना। बजट है भाई, बजट काफी है। इसके अलावा फीफा 2022 के विजेता कौन है? तो अर्जेंटीना रहे थे विजेता, उपविजेता फ्रांस रहे थे। फीफा की मुख्यालय ज्यूरिख में है, स्थापना 1904 में हुई थी। फीफा महिला यानी फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 में आपका ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड के अंदर होने वाला है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये फीफा से इतना। फीफा पिछला से 3 प्रकार के पुरस्कार मिलते हैं, जरूर ध्यान रखें, क्योंकि 2 बार एग्जाम में आ चुके हैं हाल फिलहाल के एग्जाम में। एक तो गोल्डन बूट है, गोल्डन बूट एम्बाप्पे को मिला है, एम्बाप्पे। गोल्डन बॉल मेसी को मिला है, और एक गोल्डन ग्लोव से इमिलियानो मार्टिनेज को मिला है, मार्टिनेज, है ना। तो इन तीनों को जरूर ध्यान रखें, गोल्डन बूट जो है एम्बाप्पे को, गोल्डन बॉल मेसी को, और गोल्डन ग्लव्स मार्टिनेज को। ये फीफा से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान रखना होगा, है ना। फीफा आए दिन पूछा। अच्छा, आगामी फीफा भी आपसे पूछा जा सकता है, तो 2026 में यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में होगा, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में सम्मिलित रूप से होंगे, ठीक है। इसके अलावा हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के विजेता कौन है? देखिए अभी परसों आईसीआर के एग्जाम हुआ था, आईसीएआर का, है ना, आईसीएआर का। मैंने एनालिसिस करवाया, बच्चे ने नहीं देखा तो मैंने छोड़ दिया कराना आईसीआर का, ठीक है। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि भाई पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, कि सिर्फ आंसर मिलाने कितने आते हैं, ठीक है। आईसीआर के एग्जाम में गारंटी मानिए, जो मैंने एक वीडियो बना दिया है, अगर वो वीडियो अगर आदमी देख ले तो आईसीआर में जीके जीएस से कोई टेंशन नहीं रहेगी जी। आगामी एग्जाम 2-3 शिफ्ट तक मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की, ठीक है। इस हिसाब से पढ़ाता हूँ दादा, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं समझते हैं, तो फिर ये लगता है कि क्या ये सब बेकार ही है ना। मैं देखिए अपनी नाम कमाने, पैसा कमाने, कल एक बच्चा मुझे टेलीग्राम पे बोल रहे थे, है ना, सब बच्चे को ही लूट रहे हैं। अरे भाई मुझे लूटना ही होता ना तो मैं ये सारे पीडीएफ वगैरह को लॉक करके बेचता था, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं लूटना नहीं चाहता हूँ भाई, माफ करना भैया अगर आपको बुरा लगा हो तो, है ना भैया। तो ये आईसीआर में जो भी पूछा गया था आपसे कि भाई ये जो आपका हॉकी वर्ल्ड कप है ये कलिंगा स्टेडियम में हुआ है, तो ये कलिंगा स्टेडियम कहाँ पर ही है भैया? कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में है, पहले से बताते आया हूँ। और राउरकेला स्टेडियम में भी हुआ था हॉकी, इन दोनों स्टेडियम में हुआ था, कलिंगा प्लस राउरकेला। तो ये राउरकेला जो है ना, ये आपका कहाँ पे? राउरकेला में क्या है? बिरसा मुंडा स्टेडियम है ना, और कलिंगा स्टेडियम कहाँ है? भुवनेश्वर के अंदर है ना। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, कलिंगा भुवनेश्वर में है, राउरकेला इंडोर गेम जो है उनका नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम है। कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है दोनों। यहाँ पे क्या हुआ था, अभी अभी वर्ल्ड कप 2023 आयोजित करवाए गए, विजेता कौन रहे थे? जर्मनी रहे थे। तो ये बात ध्यान रखेंगे। T20 महिला वर्ल्ड कप 2023 के विजेता कौन बने हैं? ऑस्ट्रेलिया बने हैं। T20 महिला वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। उप विजेता कौन रहे थे? तो मेजबान टीम ही रहे थे, साउथ अफ्रीका रहे थे, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अंडर 90 महिला वर्ल्ड कप 2023 के विजेता, ये T20 को काट दीजिएगा, ज्यादा लिखा गया है कुछ, है ना। अंडर 90 महिला वर्ल्ड कप 2023 के विजेता कौन है भैया? भारत है अंडर 90 महिला वर्ल्ड कप 2023 के विजेता। किसे हराया है? तो इंग्लैंड को हराया है। इत्तेफाक देखिए, अंडर 90 पुरुष वाला जो वर्ल्ड कप हुआ था 2022 के अंदर, है ना, वेस्ट इंडीज के अंदर, पुरुष वाला, मेल वाला वेस्ट इंडीज के अंदर हुआ था। और ये जो फीमेल वाला जिसमें भारत जीता है, ये साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था, है ना। तो यहाँ भी जो है विजेता भारत रहे थे और उप विजेता इंग्लैंड रहे थे। क्या समय का चक्र है ना। 22 में पुरुष वाला सेम फाइनल में गया टीम भारत और इंग्लैंड, और 23 में महिला वाला सेम टीम फाइनल में जाता है भारत और इंग्लैंड, और सेम टीम जीतता है दोनों टाइम। पुरुष वाला में भारत,
महिला वाला में भारत। ठीक है, बस फर्क इतना है कि ये जो है महिला वाला साउथ अफ्रीका में हुआ और पुरुष वाला वेस्ट इंडीज में हुआ था पिछले साल 2022 के अंदर। इसके अलावा मोत्सु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है भैया? नागालैंड में मनाया जाता है। यह त्योहार 3 दिनों तक मनाया जाता है, मोत्सु उत्सव। ठीक है, हॉर्नबिल त्योहार जो है ये भी आपका नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल यह 10 दिनों तक चलता है, दिसंबर के महीने की शुरुआती सप्ताह में। ठीक है, इसके अलावा नागालैंड जो है, नागालैंड की जो राजकीय पक्षी है ये हॉर्नबिल है, एक हॉर्नबिल पक्षी का भी नाम होता है। ओणम त्योहार केरल के अंदर 10 दिनों तक चलती है, तो 10 दिनमा त्योहार है ये सब, हॉर्नबिल, ओणम, है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हॉर्नबिल को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, बड़े पैमाने पे होता है ना। बांग्ला महोत्सव ये आपका मेघालय में है, बांग्ला लाहो, लाहो भी होता है ना, लाहो ये भी आपका मेघालय के अंदर होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। मेघालय के अंदर आपका नोंगक्रेम भी होता है, नोंगक्रेम होता है। यहीं पे नोंगक्रेम तो डांस है, लेकिन मैंने बताया था कि नौकरेक लिखोगे ना, नौकरेक, तो फिर ये क्या हो जाएगा? जैव आरक्षित या संरक्षित क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, मेघालय में बलफक्रम जैव आरक्षित क्षेत्र भी है, बलफक्रम, इस प्रकार से। ठीक है ना, मैंने आपको याद रखने को भी बताया था कि भाई मेघनाथ जो थे उनके पास बल और पराक्रम दोनों था, इसीलिए मेघालय मतलब मेघनाथ के पास बल पक्रम मतलब बल और पराक्रम दोनों है, तो बलफक्रम जो है आपका मेघालय के अंदर है, नौकरेक भी मेघालय के अंदर है। ये दोनों जो है साइट हैं, जबकि नोंगक्रेम जो है ये आपका जो है त्योहार या नृत्य है, लाहो भी है और आपका बांग्ला महोत्सव भी है। ये सभी के सभी मेघालय की हैं। सालुंग मोपिन लोसार ये अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। ये पता नहीं कितने दफा मैं बता चुका हूँ और कितने दफा एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। युद्ध नृत्य छूट गया जी, है ना, अरुणाचल प्रदेश का युद्ध या मुखौटा नृत्य, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है भैया? गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? गुजरात में। अभी अभी ICAR में ही पूछा गया भाई काठियावाड़ी पर्यायद्वीप कहाँ पे है, तो काठियावाड़ी पर्यायद्वीप जो है ये भी गुजरात में है ना। अच्छा, काठियावाड़ी भाषा कहाँ पे बोली जाती है? काठियावाड़ी भाषा भी है ना, तो काठियावाड़ी भाषा जो है गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में बोली जाती है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे भाई। सौराष्ट्र जो गुजरात का ही पार्ट है ना। कभी सौराष्ट्र टीम आपके नाम सुने होंगे ना, जैसे अभी मान लीजिए कि सौराष्ट्र टीम की बात आ गई, तो भाई मैं आपको बता दूं कि ये जो विजय हजारे ट्रॉफी जो लेटेस्ट वाला जीते हैं ना, विजय हजारे ट्रॉफी, ये आपका सौराष्ट्र टीम ने ही जीता है विजय हजारे ट्रॉफी। ठीक है, सौराष्ट्र टीम, इसे भी ध्यान रखेंगे। देखिए बच्चे इस क्वेश्चन को जानते हुए भी एग्जाम में गलती कैसे करते हैं, जरा मैं आपकी अपनी परेशानी मतलब आपका परेशानी बताता हूं। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लिया कि भाई विजय हजारे ट्रॉफी 2021 2022 बताइए, तो आपको क्या लगेगा कि सबसे लेटेस्ट तो वैसी है भाई, मार दो आराम से सौराष्ट्र, तो आप गिर जाओगे वहीं पे। ये आंसर हो जाएगा जी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 21-22 वाला क्या होता है कि भाई 21 से स्टार्ट हुआ 22 तक भी चले गए, है ना, तो ऐसा है ना। तो ये जो आपका लेटेस्ट विजय हजारे मैंने बताया कि सौराष्ट्र जीता है, ये 22-23 वाला। ठीक है, ध्यान रहे, है ना भैया, है ना, ध्यान रहे, ये बस बात की है ना। इसके अलावा जो आपका यहाँ तक आ गई बात, तो रणजी ट्रॉफी भी जान लीजिए। रणजी ट्रॉफी कौन जीते हैं? तो रणजी ट्रॉफी तो अभी MP के पास ही ये रिकॉर्ड है, महाराष्ट्र को हरा के, लेटेस्ट वाली। ठीक है, चलते हैं आगे। अच्छा, रणजी ट्रॉफी सबसे अधिक बार महाराष्ट्र जीता भैया, 41 बार, पता नहीं कभी एग्जाम में आ जाए, है ना। तो मैंने क्या बताना है कि भाई गुजरात में है गिरनार पहाड़ी, गुजरात में काठियावाड़ी प्रायद्वीप है, काठियावाड़ी भाषा सौराष्ट्र रीजन बोला जाता है। कच्छ का रण का नाम सुने होंगे, तो ये भी आपका गुजरात में है। गुजरात में पालिताना का जैन मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, भावनगर CNG टर्मिनल, भावनगर नमक अनुसंधान, आनंद डेयरी, ये सभी के सभी गुजरात के अंदर स्थित है जी। सोमनाथ मंदिर, है ना, ये सभी के सभी जो है गुजरात के अंदर स्थित है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अच्छा, मोढेरा की बात आ गई थी, तो करंट सेक्शन से भी मोढेरा है भाई। मोढेरा जो है 24x7 सौर ऊर्जा संचालित जो है इंडिया का पहला गांव बना है ना, कि सौर ऊर्जा से चलेगा। इसके अलावा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब चालू किया था? तो 12 मार्च 1930, है ना भाई। कहाँ से चालू किया था, तो ये भी आपसे पूछा जाता है, तो आपको बताना है अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। ठीक है, तो ये बात भी बताना है। ये वाला क्वेश्चन मैं इसलिए रखा हूं कि जो आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग, इसकी शुरुआत कहां से हुई है? तो साबरमती आश्रम से ही हुई है। ठीक है, इसके लिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है। बाद बाकी गांधी एरा तो मैं आपको कितने बार दर्शन करा चुका हूँ, गांधी से तो कोई क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो। गांधी जी देखिए
फिर मैं बताता हूँ 1893 में विदेश गए साउथ अफ्रीका। क्यों गए थे मैं बताया हूँ, एक व्यापारी का जो है केस हैंडल करने गए, ठीक है। एक कोई मुस्लिम व्यापारी था, वो उनके साथ मतलब उनको ले गए साउथ अफ्रीका। वहाँ पे उनके साथ जो है बड़ी सारे ट्रेजेडी हो जाते हैं, है ना, जो राजनीति में उतरने के लिए उनको मजबूर करते हैं और वहीं पे रह के कई सारे आंदोलन करते हैं। बाद में ये 1915 में इंडिया लौट आते हैं। 1915 में इंडिया लौटने के बाद 1917 में राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण में बिहार के चंपारण जाते हैं, जहाँ पे चंपारण सत्याग्रह में भाग लेते हैं और नील की खेती से निजात दिलाते हैं। वहाँ के किसान को तिनकठिया पद्धति बंद करवाते हैं। इसके अलावा 1920 में, अच्छा 1918 में आ जाइए, ये बढ़ते हुए टैक्स पे लगाम लगाने के लिए गुजरात के खेरा में एक आंदोलन करते हैं 1918 में। फिर आपका 1920 में आ जाइए, यह असहयोग आंदोलन चलाते हैं। 1922 में असहयोग आंदोलन बंद हो जाता है। 1930 में जो है आपका दांडी मार्च चलाते हैं। इसके अलावा 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन चलाते हैं। 1931 में आपका गांधी इरविन समझौता करते हैं। 1932 में आपका गांधी अंबेडकर समझौता करते हैं। तो ये सभी गांधी से संबंधित जो है क्रियाकलाप हैं। 1924 में जो है आपका कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता करते हैं। 1931 में जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। ये सब जो है गांधी इरा से संबंधित है और 1948 में 30 जनवरी को शहीद हो जाते हैं। तो ये है गांधी जी के संबंधित जो है मुख्य क्रियाकलाप जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गांधी जी यंग इंडिया, है ना, इंडियन ओपिनियन, इसके अलावा हरिजन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इस प्रकार से। तो ये सभी के सभी किताब जो हैं गांधी जी के हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। गांधी जी की राजनीति गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। तो ये जो है जितना मैंने बताया, इससे कई गुना ज्यादा जो है मौखिक रूप से बताया, यही चीज यहाँ पे लिखा है। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट 2023 में भारत का रैंक क्या है? भाई हेनले पासपोर्ट में जो है भारत का रैंक 85वां है, 85वां रैंक है भारत का, ठीक है। रैंकिंग के मामले में दो ऐसे देश हैं कि हमेशा एक के नंबर पे रहता है। कभी खसक भी गया तो पहला 1 नंबर पे तो दूसरा 2 नंबर पे जरूर रहेगा, लेकिन टॉप पे कौन रहेगा? एक तो जापान और एक सिंगापुर, ठीक है। ये कभी बदलते ही नहीं है, पता नहीं क्या है उतना कितना रैंकिंग इनको दे के रखा है। इसके अलावा चक्रवात गैब्रियल हाल में न्यूजीलैंड में आया, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, चक्रवात। और अभी अभी आया था बिपरजॉय, लेकिन बिपरजॉय से आपके सीजीएल में क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना। बिपरजॉय से सीजीएल में क्वेश्चन नहीं आ रहा है। बिपरजॉय कौन सा देश नाम दिया था, ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है, तो ये बताना है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश कहाँ आया था भाई चक्रवात? अरब सागर में। किस किस को प्रभावित किया है? तो गुजरात राजस्थान को भी प्रभावित किया है। इसकी जो कहर देखने को मिला राजस्थान में मिला, ठीक है, और पाकिस्तान में भी। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार भारत में भ्रष्टाचार रैंकिंग कितनी है? तो 85वां जो है आपका भ्रष्टाचार रैंकिंग है आपका इंडिया का। भ्रष्टाचार समझ रहे हैं ना, है ना। विश्व भूखमरी इंडेक्स में भारत का जो है 107वां इंडेक्स है। पिछले साल ये 101वां इंडेक्स था, ठीक है। तो ये जो है इंडेक्स बढ़ा है, 107वां हो गया है हंगर इंडेक्स में, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 5.9% जो है जीडीपी का राजकोषीय घाटा जो है इस बार करंट वाला वित्तीय वर्ष जो चल रहा है इसमें रहने का अनुमान लगाया गया है। 2023-2024 में वित्तीय वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर जो है ये आपका 6.8% है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक बार आप बोल रहे हो राजकोषीय घाटा, एक बार आप बोल रहे हो कि जीडीपी में वृद्धि भी होगी। हाँ भाई, तो क्यों नहीं, तो खर्च भी तो बढ़ेगा। मान लीजिए आपकी इनकम जो है 500 रुपया महीना है, अब आगामी साल आपका 600 रुपया महीना हो जाएगा। अभी आप 400 रुपया खर्च कर रहे थे, अगले साल आप जो है 500 रुपया, मान लीजिए 550 खर्च कर लिए, तो अभी तो आप घाटे में ही हैं। 600 कमा के 550 खर्च कर रहे हैं, 500 कमा के 400 ही खर्च करते हो, 100 रुपया बचता था, है ना। इसी प्रकार से इसे समझिए कि जीडीपी तो बढ़ेगा 6.8%, फिर भी राजकोषीय घाटा रहेगा ही, जो फिजिकल डिफिसिट होता है ना। राजकोषीय घाटा तो समझते हैं ना कि भाई जो टोटल प्राप्ति होती है उससे ज्यादा खर्च हो जाता है, उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं, ठीक है। देहाती लैंग्वेज में बाद में सूत्र निकालेंगे तो फिर अलग हो जाएगा, है ना। इसके अलावा 2020-21 में किसके लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ नकारात्मक रहा था? तो 6.6 रहे थे। अच्छा एक मिनट, 2020-21 में किस लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ नकारात्मक रहा था? ये थोड़ा सा जो है अलग है, अलग लाइन आ गया है यहाँ पे, ये कुछ और लिखना चाह रहा था मैं, यहाँ पे छप गया है, जाने दीजिए, इसको इग्नोर कीजिएगा एक लाइन को। बजट 2023-24 में सर्वाधिक ब्याज अदायगी पर होगी लगभग 20%। सबसे ज्यादा जो खर्च होगा ना इस वाले के जो बजट में ब्याज अदायगी पे होगी, जो ब्याज का भुगतान करते हैं। दूसरा स्थान कच्चे तेल का होता है हमेशा, है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा
एशिया कप, देखिए एक सीट यहाँ है। एशिया कप 2022 के विजेता भी आपसे पूछा जा सकता है जो क्रिकेट का है, तो श्रीलंका। किसे हरा के? पाकू को, यानी पाकिस्तान को हरा के। WPL 2023 के विजेता मुंबई, किसे हरा के? DC को हरा के। और IPL 2023 से भी अब क्वेश्चन आ सकता है भाई, तो IPL 2023 के विजेता CSK, GT को हरा के। अब पर्पल कैप ऑरेंज कैप बता ही दिए थे, पर्पल कैप समी को और ऑरेंज कैप जो है शुभमन गिल को मिला था, है ना। सबसे ज्यादा शतक जो है IPL में, सबसे ज्यादा रन जो है, सबसे ज्यादा बॉल विकेट जो है, ये सब मैं बता ही दिया हूँ। सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर क्रिस गेल का है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, एक साल में IPL में सबसे ज्यादा रन बना के ऑरेंज कैप प्राप्त करने वाले खिलाड़ी भी विराट कोहली हैं, है ना। 2016 में किए थे ये कारनामा। इसके अलावा IPL ये तो बता दिए। खेलो इंडिया यूथ गेम आ गया अपना। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के विजेता कौन है? महाराष्ट्र। कितने पदक मिले थे? 161, जिसमें कितने 56 गोल्ड मिले थे। तो ये सभी बात भी ध्यान रखना है, या डायरेक्ट अलग से भी पूछा जाता है कि भाई महाराष्ट्र को जो है कितने गोल्ड मिले थे खेलो इंडिया यूथ गेम। अच्छा, ये खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में जो हुआ कैमा संस्करण था? तो 5वां संस्करण। खेलो इंडिया यूथ गेम का जो पहला संस्करण 2018 में दिल्ली में हुआ था, किस नाम से हुआ था? तो खेलो इंडिया स्कूल गेम। पहले ये यूथ के जगह पे स्कूल शब्द लगाया गया था, ठीक है। बाद में 2019 में इसे चेंज कर दिया गया, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। अभी अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन हुआ है, तो यूनिवर्सिटी गेम का जो आयोजन हुआ है ये आपका यूपी में हुआ है, और ये जो है आपका 3rd एडिशन था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा ये जीता कौन है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी जीता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का, तो ये बात भी ध्यान रखना है। 36वां राष्ट्रीय खेल के विजेता सर्वश्रेष्ठ टीम थे, गुजरात में हुए थे पिछले साल 2022 के अंदर। 36 खेल शामिल थे, गुजरात के 6 शहरों में हुआ था। इसके अलावा अंग्रेजों ने किस अधिनियम के तहत भारतीयों को हथियार रखने पर रोक लगाया? आज भी हथियार रखने पर रोक है, आप बंदूक लेके खुलेआम नहीं घूम सकते अगर लाइसेंस नहीं है तो, है ना। तो भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, है ना, आर्म्स इंडिया एक्ट, है ना। इस समय अंग्रेज कौन थे? तो लॉर्ड लिटन थे, ये मैंने कल भी बताया था। पत्राचार पर रोक जो है किसके तहत लगाया गया था? बर्नाकुलर एक्ट के तहत। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। ये बर्नाकुलर एक्ट क्या था कि भाई कोई भी आदमी क्षेत्रीय लैंग्वेज में कोई पत्राचार नहीं करेगा, है ना, कोई पत्रिका कोई संपादन नहीं करेगा, करना है तो अंग्रेजी में करो। तो भाई अंग्रेजी पढ़ ही नहीं पाता था ग्रामीण लोग, तो देशभक्ति के लिए कैसे जो है खून खोलेगा, इसीलिए जो है अंग्रेज बड़ा चालाक था, इन्होंने लगा दिया, है ना। इसके अलावा भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष गोवा दिवस के रूप में कब मनाते हैं, है ना। प्रत्येक वर्ष गोवा दिवस के रूप में कब मनाते हैं? जो क्वेश्चन मुझे किसी प्रीवियस ईयर के एग्जाम से भी, मतलब जो हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुए उनसे मुझे अच्छा लगता है तो वो सीट मैं डायरेक्ट वहां से ले लेता हूँ, है ना। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष गोवा दिवस के रूप में कब मनाते हैं? 19 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगाली चंगुल से आजाद करवाया गया था। गोवा सबसे पहले जो है गुलाम हुआ था और सबसे ज्यादा बाद में जो है आजाद भी हुआ था। 1510 में चले गए थे, है ना, और 1961 में जो है निकल के बाहर आया था गोवा, ठीक है। गोवा सभी तटीय राज्यों में सबसे छोटा किनारा वाला राज्य है, सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से भी छोटा है गोवा, ठीक है। गोवा के मुख्यमंत्री सावंत जी हैं, ये बात भी ध्यान आपको रखना है। गोवा में भगवान महावीर उद्यान है, सिमगो तरंग मेल, सोवो जोजो, ये सब फेस्टिवल गोवा के अंदर मनाया जाता है। 17 डिग्री समांतर रेखा किन दो देशों को अलग करता है? उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम को। आपसे 49वीं ज्यादा पूछा जाता है तो USA और कनाडा से। 38वीं पूछा जाता है उत्तर कोरिया से दक्षिण कोरिया को अलग करने का काम करता है। 24वीं पूछी जाती है, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन पाकिस्तान इसे मानता नहीं है ना। मानने का तो भाई मतलब यही खुट्टा गाड़ेंगे, उनका तो सब दिन से रहा है, तो कैसे मानेंगे, है ना। इसके अलावा भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है ये आप भी जानते हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, सतरिया, है ना, और क्या रह गए भाई? ओडिसी, है ना। तो इस प्रकार से आपका जो है 8 शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ कहाँ के हैं पहले बता चुके हैं, आप पारंगत हो चुके हैं इस भाषा में। बस आपको जो है आज मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि आप इन सबको चीज को देख के जाइए, ठीक है। और 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, ये भी ध्यान रखिएगा। ISCR में क्लासिकल लैंग्वेज से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेज कैसे पहचानने की तरीके हैं कि जो साउथ के भाषा हैं वो सभी के सभी क्लासिकल लैंग्वेज है, ठीक है। और इसके अलावा आपको ये ओडिसी और संस्कृत को जोड़ देना है तो 6 हो जाएगा। साउथ के कौन कौन से भाषा है? तमिल, तेलुगु और कन्नड़ और मलयालम, ये 4 है आपके साउथ के भाषा। और इसके अलावा ओडिसी और संस्कृत को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 क्लासिकल लैंग्वेज। नेपाल की सीमा भारत की कितने राज्यों से लगते हैं? 5 राज्यों से। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल से। तो सीमा रेखा से हाल फिलहाल में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, किसकी सीमा रेखा सबसे लंबी है? तो बांग्लादेश का, 4096.7 किलोमीटर।
सबसे छोटा सीमा किसके साथ लगता है, तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। ठीक है, जलीय सीमा और स्थलीय सीमा लगने वाला दोनों तो पाकिस्तान है ना। इसके अलावा खाली जलीय सीमा श्रीलंका और मालदीव है ना। टोटल पड़ोसी देश तो 9 गो है और टोटल स्थलीय सीमा तो 7 गो के साथ, है ना। तो ये सब बात है। विश्व में सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला देश तो कनाडा है ना। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा भूकंप के कारण उत्पन्न हुए तरंगों में से किसे प्राथमिक या लंबवत तरंग कहा जाता है। भाई पी को प्राथमिक कहा जाता है, नाम से स्पष्ट है। प्राइमरी, सेकेंडरी और लव, 3 प्रकार के तरंग निकलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव, किसमें, भूकंप में। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, वेग के आधार पे प्राइमरी की वेग सबसे अधिक होती है, इससे कम थोड़ा सेकेंडरी की होती है और सबसे कम एल की होती है, मतलब चाल मतलब वेलोसिटी मतलब वेग। ठीक है, और खतरनाक की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा एल होता है, उससे थोड़ा कम खतरनाक सेकेंडरी होता है और सबसे कम खतरनाक आपका प्राइमरी होता है ना। इस एल वाले तरंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये हमेशा नीचे की तरफ ही झटका लगाता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये पूरा पृथ्वी है, यहाँ से जो है आपका भूकंप उत्पन्न हुआ था, ये समझिए ऊपर के साइड है और ये आपका नीचे की साइड है। तो जो एल तरंग है ना, एल तरंग ये हमेशा नीचे की तरफ ही कंपन लगा, मतलब अपनी झटका मारता है। और ये जो पी और एस है, ये ऊपर भी मारते हैं झटका और नीचे भी मारते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो इनका वेग जो है दोनों दिशा में जाता है, ऊपर नीचे, लेकिन एल का हमेशा नीचे ही जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, इसीलिए एल ज्यादा खतरनाक है, नीचे से मतलब बेस से खोद देगा। ठीक है, इसके अलावा भूकंप का अध्ययन क्या होता है, सिस्मोलॉजी होता है। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाला यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं, है ना। सिस्मो शब्द भूकंप से संबंधित है, बात खत्म, है ना। सिस्मोलॉजी लगा दीजिएगा तो अध्ययन हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा तो इसके लिखने से हो जाएगा, मापने से हो जाएगा, है ना। भूकंप के दौरान बनने वाला तरंग जो है एस एल लव, ये तो बता ही दिया। इसके अलावा खतरनाक कौन से ज्यादा, ये बता दिया। भूकंप से क्वेश्चन आता है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, फोकस या मूल, भूकंप मूल कहते हैं भैया। जहां से उत्पत्ति होती है, ये पृथ्वी के नीचे की बात कर रहा हूँ, है ना, ये पृथ्वी की नीचे की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए पृथ्वी है ना, यहाँ से भूकंप उत्पत्ति हुई, इसी के ठीक सामने जो पृथ्वी पे झटका लगा यहाँ पे, है ना, ये पृथ्वी के ऊपरी भाग है, यहाँ पे झटका लगा, इसे हम एपी सेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं, ना। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। आंतरिक रूप से जहां झटका लगता है उसे फोकस कहते हैं और पृथ्वी पे जहां इसका पहला अनुभूति होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन है आपका डॉटफुल, है ना, कि भाई जब ज्वालामुखी क्रिया की उद्गम होती है ना, तो ये ज्वालामुखी से यहाँ पे जमा हो गया ये आपका, है ना, तो ये जम जाता है, बाद में पहाड़ी रूप धारण कर लेता है ना। तो जब तक ये नीचे है ये मैग्मा है, जब तक ये नीचे है ये पदार्थ जो बाहर निकल के आया है मैग्मा है, जैसे ही ऊपर आया तो लावा है, जैसे ऊपर आया तो लावा है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ज्वालामुखी में निकलने वाले जो पदार्थ हैं उनको इस प्रकार से नाम देते हैं कि जब तक पृथ्वी के नीचे है तब तक मैग्मा है, ऊपर आ गया तो लावा है। इसके अलावा जो ज्वालामुखी जो उद्गार होती है, जिस मुख से उद्गार होती है उस मुख को क्रेटर कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पृथ्वी का सुरक्षा बाल भी कहते हैं ज्वालामुखी को, है ना, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन नाम है। ठीक है, विटामिन ए का रेटिनॉल। अच्छा, विटामिन के कमी के कारण से क्या होगा भाई, ब्लड क्लॉट नहीं होगा। आए दिन पूछा जाता है ये क्वेश्चन, है ना, ताकि लोग जो है अपने स्वास्थ्य वगैरह पर थोड़ा सा ध्यान दें। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, इसके कमी से आंख की सभी बीमारी होती है। गाजर, केला, ये सब जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, आम भी है भाई। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। सभी प्रकार के सिट्रस फल जो है इसके अच्छा स्रोत है, इसके कमी से स्कर्वी रोग होती है या फिर त्वचा में झुर्री, बाल पकना इत्यादि। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहते हैं, इसके कमी से हड्डी की रोग होती है, ऑस्टोमलेशिया, है ना, इसके अलावा रिकेट्स, ये सब, है ना, जिसमें हड्डी जो है ग्रोथ अच्छे से नहीं करते हैं। विटामिन ई को टेकोफेरोल कहते हैं, इसके कमी से बांझपन यानी जनन क्षमता में कमी या फिर त्वचा संबंधी रोग होती है। ठीक है, इसके अलावा विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं, इसके कमी से जो है बेरी रोग होती है। तो ये सब जो है विटामिन को जरूर ध्यान रखें। विटामिन का प्रयोग सबसे पहले फंग नामक वैज्ञानिक ने किया था, तो ये बात भी ध्यान है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि शरीर में क्या ये विटामिन हमें ऊर्जा, एनर्जी देती है,
तो आपका आंसर क्या होगा? आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा कि शरीर में विटामिन एनर्जी देती है या नहीं, मैंने आपको बता रखा है। इसके अलावा विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं, विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, जिसमें आपको कोबाल्ट धातु होती है, जिसका सूत्र होता है आपका CO, ठीक है। और इसी में इसके कमी से आपका एनीमिया रोग भी होती है। एनीमिया क्या होती है आप सभी भली भांति जानते हैं, खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा नाटो के 31वां सदस्य और अप्रैल 2023 में किस देश को चुना गया है? तभी नाटो जो है ना, नाटो सभी समझते हैं भाई रूस और यूक्रेन क्यों भिड़ गए आसपास एक दूसरे से, तो नाटो के चलते। तो ये नाटो का 31वां सदस्य बना है कौन 2023 में? तो फिनलैंड को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? फिनलैंड को बनाया गया है। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका देशों का एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है कि भाई हम पर कोई हमला करेगा ना तो सब मिलके चलेंगे, हमला करेंगे। इस प्रकार से जो है इनका गठबंधन है। इसीलिए रूस नहीं चाहता है कि उनके प्रतिद्वंदी वगैरह को इस प्रकार का पावर मिल जाए, इसीलिए तो यूक्रेन के साथ लड़ाई हुआ था। तो अभी कौन बने हैं 31वां? तो फिनलैंड बने हैं, ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा मालगुडी डेज के लेखक कौन है? R.K. नारायण है ना। R.K. नारायण की कुछ अन्य पुस्तक जैसे गाइड है, इंग्लिश टीचर है, मालगुडी डेज है, ये सभी के सभी जो है R.K. नारायण की पुस्तकें हैं। सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती है। कौन है? धर्मवीर भारती। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, है ना। इसके अलावा ये BS नेपाल का है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस भी BS नेपाल का है। देखिए एन एरिया ऑफ डार्कनेस BS नेपाल का है, और एन ईरा ऑफ डार्कनेस, एन ईरा मतलब युग, ईरा ऑफ डार्कनेस ये है आपका जी किनका? शशि थरूर का। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, एन ईरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर का है, एरिया ऑफ डार्कनेस जो है BS नेपाल का है। विक्रम सेठ की 2 पुस्तक जरूर याद रखें, ए सूटेबल बॉय, ए सूटेबल गर्ल, दोनों बात है ना। ए सूटेबल बॉय और ए सूटेबल गर्ल, ये किनका पुस्तक है? तो विक्रम सेठ की पुस्तक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र हैं, है ना। ओलिवर ट्विस्ट अभी 2 बार पूछा गया है। ओलिवर ट्विस्ट के लेखक चार्ल्स डिकेंस हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अभी आपका लाइफ ऑफ पाई जो आपका पिक्चर बना है, लाइफ ऑफ पाई, तो इनके जो आपका ये हैं क्या बोलते हैं इनके राइटर, इनसे पूछा गया था आपका। तो इयन मॉर्टल जो है ये लाइफ ऑफ पाई का जो है उपन्यास के लेखक हैं, है ना। इन पे जो है ये पिक्चर बना है, ठीक है, इयन मॉर्टल की किताब के ऊपर। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। गीतांजलि के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं गीतांजलि के लेखक। 1913 में इन्हीं पुस्तक के लिए जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो भारत ही नहीं एशिया के प्रथम नोबेल विजेता थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है अपना नाइटहुड की उपाधि जो है लौटा दिए थे, है ना, किनको? जालियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका पंचतंत्र के लेखक है, ये दंत कथा है, विष्णु शर्मा ने लिखे हैं पंचतंत्र, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एन एरा ऑफ डार्कनेस मैंने अभी बताया, शशि थरूर ने लिखे हैं, जो मैंने लिख के बताया था। अगला प्रश्न हमारा, कुमायूं हिमालय का क्षेत्र किन 2 नदियों के बीच विस्तारित है? मैंने ये बता चुका है भाई, नदियों के आधार पे हिमालय का बंटवारा, और साथ ही साथ मैंने हिमालय के अपने भौगोलिक स्थिति के आधार पे भी बंटवारा, जैसे ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, मध्य हिमालय, इस प्रकार से बता चुके हैं। और नदियों के आधार पे बता चुके हैं, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो आप लोगों को देख लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकती है। इसके अलावा जो आपका हिमालय कैसा पर्वत है? तो नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है, यंग फोल्टेड माउंटेन है ना। इसके अलावा जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है, इसकी लंबाई जो है ऊंचाई जो है 8850 मीटर है। इसके अलावा हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, इसका नाम भारत के सर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा गया है। नेपाल में इसे सगरमाथा कहा जाता है। हिमालय पर्वत का निर्माण जो है इंडियन और यूरेशियन प्लेटों के टकराने से हुआ है, प्लेट विवर्तनिका के सिद्धांत के अनुसार। इसके अलावा जो यहाँ पे पहले टेथिज सागर हुआ करता था। तो ये सभी जो है हिमालयी के बारे में बात है। हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों में क्या फर्क होता है? अभी आपके MTS में क्वेश्चन आए। तो भैया हिमालयी की जो नदियाँ होती है ये फास्ट होती है, हिमालय की नदियाँ जो है फास्ट होती है, जबकि पेनिनसुलर इंडिया की नदियाँ जो होती है थोड़ा सा स्लो होता है। हिमालय की नदियाँ की पानी में जो है गाद ज्यादा होता है, अवसाद, इसकी पानी जो है साफ होता है। इसकी जो मतलब नदियों की कटाव है वो धंसे हुए होते हैं, इनकी जो नदियों की सतह है उथले होते हैं, है ना। तो ये सब जो है बात ध्यान रखेंगे।
हिमालय से निकलने वाली नदियों में लगभग 12 मासी पानी रहते हैं। ये जो है सीजनल होते हैं अधिकांश, है ना। तो इस प्रकार से बात आपको ध्यान रखना है, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है ना। माउंट एवरेस्ट बता ही दिया। इसके अलावा मगध पर हर्यक वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? भैया हर्यक वंश के संस्थापक कई दफा एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिए बिंबिसार को कहा जाता है। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक हैं। और जो हर्यक वंश है इसे पितृहंता वंश कहा गया है। पितृहंता मतलब हत्या करने वाला, पितृ मतलब पिता, तो पिता का हत्या करने वाला वंश कहा गया है, क्योंकि भाई सब शासक अपने अपने पिताजी का गर्दन काट काट के बैठे थे। बहुत अच्छा, है ना। एक जो है हर्यक वंश है भैया, है ना। हर्यक वंश के बाद कौन आए? शिशुनाग वंश आए, ठीक है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रिज थी, जिसे आजकल क्या कहते हैं? राजगिरी कहते हैं, ठीक है ना। ये मगध की राजधानी भी थी उस समय, मगध की राजधानी भी थी महाजनपद काल में, ठीक है। महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में कल आया कि क्वेश्चन बड़ा अच्छा बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद अब भारत में नहीं है? तो आपको बताना है भाई गंधार अब भारत में नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे भाई? उदयन, है ना। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो राजगीर में हुआ था, ये हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु ने करवाया था। दूसरा जो है वैशाली में हुआ था, ये आपका काला शोक ने करवाया था। काला शोक, ठीक है, काला शोक ने करवाया था, है ना। ये किस वंश के थे? शिशुनाग वंश के। मौर्य समाज के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य 322 में, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। मौर्य सम्राट जो है अशोक के समय आपकी तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अशोक तो काफी फेमस है भाई बहुत सारे चीजों के लिए। सबसे पहले तो इसका नाम आपको जानना है कि दूसरा नाम क्या है इसे। तो इसका दूसरा नाम देवनाम प्रियदर्शी है ना। अशोक का मौर्य वंश से संबंधित है। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार है। क्या है? बिंदुसार, है ना। अशोक ने सांची का स्तूप का निर्माण कराया। अशोक 261 बीसी में कलिंग युद्ध से संबंधित रहे। अशोक ने धम्म को अपनाने वाला राजा बना था। अशोक जो है उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अशोक के समय बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार श्रीलंका तक हुआ, यहाँ तक कि अपने पुत्र और पुत्री को भी भेजा था, है ना। तो अशोक से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे, है ना। शिलालेखों का प्रचलन इन्हीं के समय से हुआ है। अशोक के शिलालेख को पढ़ने में जो सफलता मिला था जेम्स प्रिंसेप को मिला था, है ना। तो ये सब बात जो है आपको ध्यान रखना है। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र जो है मौर्य वंश की राजव्यवस्था के विस्तृत जानकारी देती है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। ये अर्थशास्त्र की जो किताब है जो कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त ने लिखा है, ये कोई पैसा मुद्रा वाली किताब नहीं है। ये तो है राजनीतिक शास्त्र वाली किताब, है ना, नियम कानून बताने वाली किताब, है ना। ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला, उनसे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो किसको किस खेल में मिला जरूर ध्यान रखेंगे। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स, भाला फेंक, सुनील छेत्री फुटबॉल, प्रिया श्रीजेश हॉकी। इस प्रकार से जो 12 खिलाड़ी को मिला था, मिताली राज क्रिकेट, है ना। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। हाल फिलहाल की एग्जाम में यहाँ का ट्रेंड देखा गया। इसके अलावा निम्नलिखित को काल क्रमानुसार सजाइए। अच्छा, 2022 वाला जो मेजर ध्यानचंद मिला है, टेबल टेनिस स्टार शरद कमल को दिया गया। इकलौता तो झंझटे नहीं है, एक आदमी को मिला है, सीधे किताब में छाप देना, मतलब एग्जाम में छाप देना अगर पूछेगा तो, है ना। लेकिन 2021 से अगर पूछेगा तो लफड़ा होगा, क्योंकि 12 को है तो थोड़ा ध्यान आपको देना होगा किसको मिला है किसको नहीं मिला है। उसमें सुनील छेत्री और मिताली राज आउटसाइडर है, बाद बाकी सभी ओलंपियन या पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी हैं, ठीक है। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार सजाइए। अगर आपको काल क्रमानुसार का सीजीएल का आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक क्वेश्चन आप इस प्रकार से जरूर अटेंड कीजिएगा कि आपको जो है क्रोनिकल ऑर्डर में सजाना पड़ेगा, काल क्रमानुसार सजाना पड़ेगा। तो इस भी जरूर ध्यान रखें इंपॉर्टेंट घटना की। जैसे स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास के द्वारा, चोरा चोरी हत्याकांड 1922 में हुआ था, कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में हुआ था, 3 सदस्य थे, ये भी पूछा जाता है कितने सदस्यीय टीम थे। क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, है ना, रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में हुआ था, मॉर्ले मिंटो 1909 में हुआ था, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन निरस्ती 1911 में हुआ था, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था, इंडिया गेट का निर्माण 1921 में हुआ था,
तीनों राउंड टेबल सम्मेलन 1930, 1931, 1932 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, है ना। तो ये जो कुछ बातें हैं आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969, मानव चंद्रमा पे गया 1969, है ना। इसके अलावा बैंकों का राष्ट्रीयकरण प्रथम बार 1969। तो ये सभी के सभी बात जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तभी काम बनेगी, थोड़ी बहुत इसमें भी ध्यान होनी चाहिए भाई, है ना। तो यही चीज मैं बताया है, यही चीज मैंने इसमें लिखा है, यहाँ आप सजा दीजिएगा, है ना। इसके अलावा भारत का सिलिकॉन वैली तो बेंगलोर में है, ये आप भी जानते हैं। ये सिलिकॉन वैली जो ओरिजिनल शहर है ये कहाँ पे भाई, सिलिकॉन वैली। तो सिलिकॉन वैली जो है ये अमेरिका में है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। और ये हाल फिलहाल में चर्च की विषय रही है, क्योंकि इसे दिवालिया घोषित कर दिया गया है, बैंकरप्ट, है ना। दिवालिया को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बैंकरप्ट, है ना। तो ये जो है इसे दिवालिया, ये भी विजय माल्या बन गया, कौन, सिलिकॉन वैली, है ना। तो इसीलिए ये चर्च में है, पूछे जा सकते हैं। साइलेंट वैली कहाँ पे, केरल में। और भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ पे, बेंगलोर के अंदर है ना। वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध डेट्राइट, समझते हैं ना डेट्राइट, ये कहाँ पे है, ये भी अमेरिका के अंदर ही है। डेट्राइट जो है अमेरिका के अंदर है। भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है, एक तो पीथमपुर को कहा जाता है विशेष एरिया के लिए, और एक आपका चेन्नई को कहा जाता है। दोनों बात ध्यान रखेंगे, चेन्नई और पीथमपुर दोनों को कहा जाता है भारत का डेट्रॉइट, है ना। लेकिन आजकल जो है ज्यादा ट्रेंड चेन्नई का हो जाएगा, क्योंकि वाहन उद्योग ज्यादा चेन्नई में होने लगे। जैसे आपका जो बुलेट गाड़ी वगैरह है, ये सभी जो है रेनॉल्ट वगैरह जो आता है, ये रेनॉल्ट ही बोलते हैं ना भाई, अपनी तो सिर्फ नाम नहीं सुने, हम सुन सकते हैं भाई, है। तो ये सब जो है आपका चेन्नई में बनती है भाई, है ना। तो इसीलिए भारत का डेट्रॉइट चेन्नई को कहा जाने लगा है, ये बात ध्यान रखेंगे। डेट्रॉइट मतलब वाहन उद्योग होती है भाई, वाहन उद्योग से संबंधित है, अमेरिका के अंदर शहर है। मेघालय में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, विशेष बात है यहाँ पे मैंने रखा है 3 चीज जो आपको ध्यान रखना है। इस बार जो अभी मुख्यमंत्री पद के शपथ लिया है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। और फरवरी महीने में जो 12 राज्यपाल की मतलब फेरबदल हुई थी, 13 या 12 हुआ था, तो उनको भी ध्यान रखना है थोड़ी बहुत, है ना। मेघालय में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने, संगमा, किस पार्टी के, नेशनल पीपुल्स पार्टी। त्रिपुरा में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री मानिक शाह। नागालैंड के मुख्यमंत्री 5वीं बार शपथ लिया है कौन, नेफ्यू रियो। तो ये तीनों के मुख्यमंत्री जो है चेंजे नहीं हुआ, जो था वही है, ध्यान रखेंगे। वर्तमान समय में भारत को कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक आपूर्ति करता है, तो आपको लगता होगा कि सऊदी अरब, नहीं, रूस, है ना। रूस जो है वर्तमान समय में भारत को जो है क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा जो है आपका पेश करता है। इसके अलावा भारत के अलावा जो है, रूस के अलावा और कौन से देश से तेल खरीदता है भारत, तो इराक से और सऊदी अरब से, बहुत याद, ठीक है। इसके अलावा जो आपका भारत में पेट्रोलियम की पहली बार खोज हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी, तो ये डिगबोई के अंदर हुई थी 1901 में, असम के अंदर। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।